Welcome to Knowledge ABC, NCERT Class 11 Geography Fundamentals of Physical Geography Chapter 4 Distribution of Ocean and Continent हम लोग देखेंगे आज। अब मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर के बारे में जान लेते हैं। ओशन फ्लोर जो है ये प्लेन नहीं है, फुल ऑफ रिलीफ है, मतलब कि उबड़ खाबड़ है। इसमें कहीं पे पठार भी है, कहीं डीप वैली भी है, कहीं प्लेन लैंड भी है, सब तरह का इसमें जगह है ओशन के फ्लोर में। मैपिंग जो हुआ ओशन फ्लोर का, इसमें कई जगह दिखा। अंदर जब यू बोट से पनडुब्बी से जब ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए या फिर सोनार से जब ऑब्जर्वेशन किया तो इसमें पता चला लंबे लंबे सबमर्ज माउंटेन रेंज भी इसके अंदर था। इसके साथ साथ डीप ट्रेंचेस भी था, मतलब काफ़ी गहरी खाइयाँ जो होती है वो भी इसके अंदर समुद्र के फ्लोर पे मिली। उसके साथ साथ पता चलता है मिड ओशियानिक रेंज एक मिला। ये जो मोस्ट एक्टिव टर्म्स ऑफ वोल्केनो था, ये मिड ओशियानिक रेंज पूरे अटलांटिक ओशन के सेंटर पोजीशन पे पाया जाता है। पूरा नॉर्थ टू साउथ तक जाता है पूरे अटलांटिक ओशन में। इसमें पूरे जो मिड ओशियानिक रेंज है इस पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ये पूरा का पूरा सबमर्ज माउंटेन रेंज। इसके बाद से ओशियानिक, एक चीज़ और पता चला ओशियानिक फ्लोर के मैपिंग करने से कि ओशियानिक क्रस्ट जो है ये मच यंगर है, ये काफ़ी नया है। अगर कंपैरिजन किया जाए कॉन्टिनेंटल मास से, ये 200 मिलियन ईयर के पहले का है ही नहीं। ये सारे 200 मिलियन ईयर में ही बने हुए हैं, जबकि कॉन्टिनेंट में तो बिलियन साल पहले बने हुए हैं, कई हजारों करोड़ों साल के बने हुए हैं। रॉक जो है कॉन्टिनेंटल रिज के, जो मिड ओशियानिक रेंज, इसके जो दोनों साइड के जो रॉक्स हैं उसमें सिमिलरिटी पाई है। ये सारे चीज़ मैपिंग करके ये चीज़ हम लोग को ऑब्जर्वेशन में मिला ओशन फ्लोर की मैपिंग करने से। आगे देखते हैं। ओशन फ्लोर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3 तरह का मेनली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबाइसल प्लेन और मिड ओशियानिक रेंज। इस सब के बारे में ओशन फ्लोर के बारे में हम लोग चैप्टर 13 में वाटर ओशन जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी हल्का हल्का देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है, एबाइसल प्लेन क्या होता है, मिड ओशियानिक रेंज क्या होता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेन जो मार्जिन जो होता है वो है, इसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज और डीप ओशियानिक रेंज इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही ओशन खत्म होता है किसी भी सी शोर पे, तो हल्का हल्का स्लोप वहाँ पे जो शुरू हो जाता है उसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहेंगे। उसके बाद एक हाई ग्रेडियंट का स्लोप होता है, बहुत हाई स्लोप होता है, उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहेंगे। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया जिसकी स्लोप बहुत कम होगी, 1 से 2 डिग्री की इसकी एंगल होगी स्लोप की। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है, इसकी काफ़ी शार्प एंगल होगी। और इसके बाद एक कॉन्टिनेंटल राइज होगा, मतलब यहाँ पे एक डिपॉजिट आके जम जाते हैं। जो लैंड से जो डिपॉजिट आए, सैंड हो गया, मिट्टी हो गई, जो भी ऑर्गेनिक डिपॉजिट, वो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज पे आके थोड़ी जम जाता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल, अगर ट्रेंच आया तो आया, नहीं आया तो फिर कॉन्टिनेंटल प्लेन शुरू हो जाता है। यहाँ तक ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहलाता है। इसके बाद एबाइसल प्लेन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बाद एबाइसल प्लेन शुरू होता है। ये काफ़ी उबड़ खाबड़ प्लेन होता है। इसमें गायोट, सी माउंट, एबाइसल हिल तरह तरह के पाए जाते हैं, साथ साथ प्लेन्स भी इसमें होते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियानिक रिज के बीच की ये जगह होती है। इसमें तरह तरह के बाकी डिटेल हम लोग चैप्टर 13 में देखेंगे, लेकिन इसमें डिपॉजिट भी, मेरीन डिपॉजिट भी काफ़ी मिल जाते हैं। उसके बाद मिड ओशियानिक रिज की बात कर लेते हैं। ये तीसरा पार्ट हो गया पूरे ओशन फ्लोर का। इसमें क्या होता है कि जो मैग्मा से जो कन्वेंशनल करंट होता है, जहाँ पे ऊपर आता है और जहाँ से धीरे धीरे प्लेट्स बनते जाते हैं, वहाँ पे ये लावा निकलते जाती है और ये पूरा एक माउंटेन चेन का फॉर्म ले लेता है इस तरह से। और यहाँ से लावा कंटिन्यूअस फ्लो होते चल जाती है और ये दोनों साइड में धीरे धीरे फ्लो होता है। और ये स्लो प्रोसेस होता है और एक तरह का माउंटेन होता है, ये रिफ्ट जोन होता है। यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी भी बहुत हाई होगी। तो ये समुद्र के अंदर होता है। ये पार्ट पाया जाता है, इसको मिड ओशियानिक रेंज, वहाँ पर अटलांटिक वाला को कहेंगे, और ओशियानिक रिज ऐसे कहेंगे। इस पूरे सभी ओशंस में पाए जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज की बात कर लेते हैं। तो एक रिंग ऑफ फायर है, ये पूरे पैसिफिक ओशन के चारों तरफ, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये वोल्केनिक इरप्शन का है, स्पॉट बताया हुआ है। इसके चारों ओर जो है वो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, और जहाँ जहाँ वोल्केनिक इरप्शन हो गए वहाँ आसपास में अर्थक्वेक भी आएगा। उसके साथ साथ ये भी अर्थक्वेक का पूरा जोन है। इसके साथ जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे। तो ये सब डॉट्स जो होते हैं
ये सब हॉट स्पॉट है, बड़े बड़े जितने डॉट्स दिखाए हुए हैं। जो छोटे डॉट्स हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन के डॉट्स हो गए, और जो डार्क शेड जो किए हुए हैं जैसे इंडिया का हिमालयन रीजन हो गया ये पूरा, उसके बाद जो ये नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न साइड हो गया, रिंग ऑफ फायर का जो पूरा जोन हो गया ये वाला, ईस्ट ऑफ एशिया, ये पूरा जो जोन है ये अर्थक्वेक से भरे पूरे जोन है। इसके साथ साथ ये जो मेडिटेरियन वाला जो जोन हो गया यहाँ पे भी अर्थक्वेक आते हैं। अगला टॉपिक आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। ये ओशियन फ्लोर की जो मैपिंग हुई उसके आधार पे ये थ्योरी आई है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। अभी तक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात हो रही थी, अभी सी फ्लोर की जो सी की जो फ्लोर है उसकी स्प्रेडिंग की बात हो रही है। तो इसमें जो ओशियन फ्लोर की जो मैपिंग हुई उसके साथ पैलियोमैग्नेटिक स्टडी के, पैलियोमैग्नेटिक क्या होता है ये आगे हम लोग देख लेंगे। इसके आधार पे ये पूरा कंसेप्ट दिया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ऑल अलोंग द मिड ओशियानिक रेंज वॉल्केनिक इरप्शन आर कॉमन एंड ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा। ये तो हम लोग अभी देखा कि जो मिड ओशियानिक रेंज होता है, मिड ओशियानिक रेंज पे कंटिन्यूस यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होते रहता है और बहुत सारे लावा यहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं। ये पूरा एक्टिविटी समुद्र के अंदर होता है। उसके बाद देखते हैं अगला ऑब्जर्वेशन क्या मिला। रॉक ऑन इक्वी डिस्टेंस ऑफ आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट एंड मिड ओशियानिक रेंज शोज सिमिलरिटी इन जो रॉक फॉर्मेशन जो हुआ यहाँ पे, जैसे मिड ओशियानिक रेंज हो गया, इसके चारों जो लावा फ्लो होके आके गई तो ये एक पैटर्न में ये जमते चली जाएगी। फर्स्ट टाइम ये जमा, फिर सेकंड जमा, तो ये जो इक्वी डिस्टेंस अगर मिड ओशियानिक रेंज से अगर 20 किलोमीटर इधर का जो रॉक सैंपल लेते हैं, फिर मिड ओशियानिक रेंज से जो ईस्टर्न साइड का जो 20 किलोमीटर पे जो रॉक सैंपल, दोनों में सिमिलरिटी मिलती है। उसका केमिकल कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यही मेन चीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यही सारी चीज़ें, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब में सिमिलरिटी दिखती है आइदर साइड ऑफ द मिड ओशियानिक रेंज में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये हो गई इरप्शन हो गया मिड ओशियानिक रेंज, इसके जो दोनों साइड में जो इरप्शन होते जा रहा है, ऐसा होता ये है कि हर कुछ हजार सालों में अर्थ की पोलरिटी चेंज हो जाती है। अर्थ की पोलरिटी चेंज होने के कारण क्या होता है कि जो मिड ओशियानिक रेंज के जो जस्ट बगल में जो रॉक मिलेंगे, एकदम न्यूली फॉर्म जो रॉक है, उसकी पोलरिटी कुछ और होगी। उसके बाद ये कुछ हजार सालों में जब अर्थ की पोलरिटी चेंज हो जाती है तो यहाँ पे कुछ चेंज वाले रॉक मिलेंगे। फिर उसके बाद फिर पैटर्न, यहाँ पे एक डायरेक्शन, फिर उल्टे डायरेक्शन, सीधा डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन, इस तरह से यहाँ पे पैटर्न ऑफ रॉक मिलते हैं। और इक्वी डिस्टेंस में, मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट है उससे अगर एक पार्टिकुलर ये पैटर्न के फॉर्म पे बनने लगता है, पैटर्न के फॉर्म पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और दोनों साइड में एक 20 अगर कुछ डिस्टेंस तक सेम है तो उसके बाद एक कुछ डिस्टेंस के बाद फिर कुछ अलग जो मिलेगी वो इस साइड भी अलग अलग मिलेगी। फिर उसके बाद फिर जो चेंज मिलेगी और उसके बाद फिर जो इस साइड जाएंगे तो दोनों साइड चेंज मिलेगी। तो यही हुआ पैलियोमैग्नेटिक जो डिपॉजिट हुआ, जो पोलरिटी इसकी जो चेंज हो जाती है, यही चीज़ हुआ। जो एज ऑफ रॉक है वो धीरे धीरे, जब से कि ये न्यूली फॉर्म यहाँ से तो रॉक है सबसे पहले फॉर्म हो रही है, उसके बाद इसके बाद जो है ये कभी और पहले फॉर्म होगी, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये और पहले फॉर्म होगा, इसके ये पार्ट ये और पहले फॉर्म हुआ होगा। तो सबसे जो न्यू रॉक है वो इसके एकदम नज़दीक में पाया जाएगा, और जैसे जैसे इससे हम दूर होते चल जाएंगे ये जो जितना पुराने रॉक है ये हमको मिलेगा। यही चीज़ ऑब्जर्वेशन किया गया इसमें। अगला देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। एज ऑफ जो रॉक था, ओशियानिक क्रस्ट जो भी था, ओशियानिक क्रस्ट का जो भी रॉक का जो एज निकाला गया वो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड का ही मिला, उससे पुराना रॉक मिला ही नहीं। और जो अर्थ क्रस्ट जो कॉन्टिनेंट का जो बात करते हैं, लैंड मास की जो बात करते हैं, वो 3200 मिलियन ईयर अगो का था। तो ये एक रिमार्केबल पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन में कि 200 मिलियन ईयर पर, मतलब 20 करोड़ साल पहले की रॉक तो मिल ही नहीं रही है पूरे ओशन में। मतलब इसका मतलब क्लियर ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं ये रॉक खत्म हो जा रही है, कंज्यूम हो जा रही है। ठीक है, सेडिमेंट जो थे वो भी अनएक्सपेक्टेडली 200 मिलियन ईयर के पहले के नहीं मिल रहे थे पूरे ओशन में। जो डीप ट्रेंचेज हैं, जितने भी डीप ट्रेंचेज जो इसमें पाए जाते हैं ओशन फ्लोर में, और जो जहाँ पे, तो वहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है वो मिड ओशियानिक रेंज के कंपैरिजन में काफ़ी शैलो डेप्थ में होता है। इसका मतलब वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे जो क्रस्ट है वो काफ़ी पतला है।
फैक्ट और डिटेल एनालिसिस बाय हेस, इसके बाद एक नए साइंटिस्ट रोल में आते हैं। 1961 की बात हो रही है। हेस 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग की ये इन्होंने थ्योरी दी थी। ये पूरे ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने एक नई थ्योरी दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की 1961 में। तो हेस की क्या क्या आर्गुमेंट थे इस बारे में? तो कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रस्ट ऑफ द ओशियनिक रेंज कॉज द रप्चर ऑफ द ओशियन क्रस्ट। जो जैसे जैसे कंटिन्यूअस जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है मिड ओशियनिक रेंज पे, वो धीरे धीरे रप्चर हो जा रहा है। वो अर्थ ओशियनिक क्रस्ट को धीरे धीरे रप्चर कर रहा है। वहाँ पे न्यू लावा निकल के बाहर आ रहे हैं और वो जो पुराने जो क्रस्ट है उसको ढकेलते जा रहे हैं स्पाइडर साइड में, और धीरे धीरे ओशियन का फ्लोर जो है वो स्प्रेड करते हैं। नए नए लावा निकलते जा रहे हैं मिड ओशियनिक रिज पे, वो यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं इसके साइड में, और ये जो पुराने जो क्रस्ट थे वो उसको ढकेलते जा रहे हैं आइदर साइड में। ठीक है, फिर से नया पे यहाँ पे फॉर्म होते जाएगा और नए पुराने वाले को आगे की ओर ढकेलते जाएगा। तो यही आर्गुमेंट था हेस का कि धीरे धीरे ये स्प्रेड कर रहा है सी का फ्लोर। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि सबसे पहले नीचे से कन्वेंशनल करंट आया और ऊपर के क्रस्ट को धीरे धीरे पतला करते चला गया। पतला करते करते यहाँ पे क्रस्ट को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे न्यू क्रस्ट यहाँ पे लावा फॉर्म होते जा रहा है, और दोनों साइड के जो क्रस्ट जो थे पुराने वाले उसको ढकेलते जा रहा है आइदर साइड में। तो इसी तरह से नए प्लेट्स जो नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होते जा रहा है। उसी तरह से पैलियोमैग्नेटिज्म जो था उसका ऑब्जर्वेशन इसमें बताया गया कि मिड ओशियनिक रेंज से निकलते जा रहा है, और पोलैरिटी, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है जो लावा का निकलना और धीरे धीरे लैंड मास का बनना, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। और कुछ हजार सालों में अर्थ की जब पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो इसमें पोलैरिटी चेंज इसमें दिखने लगता है धीरे धीरे, और वही एक पैटर्न के फॉर्म में ये पैलियोमैग्नेटिक स्टडी की गई तो इसमें भी पोलैरिटी चेंज दिखा आइदर साइड में। कंजम्पशन ऑफ ओशियन क्रस्ट, अब जैसे जैसे 200 मिलियन ईयर का ही 20 करोड़ साल का ही हम लोग को अर्थ क्रस्ट मिल रहा है, ओशियनिक क्रस्ट जो मिल रहा है, ओशियन फ्लोर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ तो काफ़ी पुरानी है, तो उसके पहले की क्रस्ट क्या हुआ, वो इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे कहीं का कहीं कंज्यूम हो गया, वो खत्म हो चुका है। तो इसमें होता क्या है कि जैसा हेस ने बताया कि जैसे जैसे मिड ओशियनिक रिज से ये धीरे धीरे बनते जाती है क्रस्ट, और ये जाके ट्रेंचेस में ये वापस से मैग्मा में चली जाती है। पूरे ओशियनिक जो फ्लोर है ये मिड ओशियनिक रिज से बनती जाती है और ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है कहाँ पे, ट्रेंचेस में। इस फिगर में दिखाया गया अच्छे से जो एनसीईआरटी की फोटो है, इसमें धीरे धीरे इस पोजीशन से मैग्मा ऊपर आएगा, यहाँ पे मिड ओशियनिक रिज हो गया, प्लेट बाउंड्रीज को कहेंगे इसको, और यहाँ से नए नए क्रस्ट बनते जाएंगे और पुराने वाले प्लेट्स को साइड में ढकेलते जाएंगे और ढकेलते हुए जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि एक समय के बाद जब ट्रेंचेस आएंगे तो ट्रेंचेस में ये ओशियनिक करंट वापस से मैग्मा में चैम्बर में मैग्मा में चला जाएगा अंदर, और धीरे धीरे ये कंज्यूम हो जाएगा। इस फिगर में अच्छे से बताया गया।